नज़र सामने खड़े मूसा जो कि सीने पर हाथ रख के टकटकी बांध कर वर्दा जमाल मिर्जा को सर से पांव तक घूरे जा रहा था। वर्दा का मूड एकदम बदला, नफरत से हंकारा लेकर तेज से घर के अंदरूनी हिस्से में जाने की राह ली और तकरीबन दौड़ लगाना चाहे। पलक झपकने की देर किए बगैर मूसा ने उसकी कलाई थाम ली। ये क्या बदतमीजी है, वर्दा गुर्राई। बेगम साहिबा, ये बदतमीजी नहीं है, उसको बदतमीज बोलते हैं। मेरी लुगत में लफ्ज़ बदतमीजी का वर्का अरसा दराज से पड़ चुका है। मूसा ने वर्दा की आंखों में आंखें डालकर झांका। कितने डीठ इंसान हो। शुक्र है बेगम साहिबा कुछ तो राय रखती है मुझ नाचीज़ के बारे में। ये बेगम किसको बोला है? वर्दा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैंने अपनी बीवी मोहतरमा को बेगम बोला है। कोई एतराज़ है? हाँ है एतराज़। छोड़ो मेरी कलाई, और ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, अपनी हद में रहो। वर्दा मुसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की तगदो कर रही थी। बेगम साहिबा, अगर ये कलाई तामी है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो छुड़वा सके। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी? माई फुट, वर्दा गुस्से से चिल्लाई। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ज़्यादा फ्री ना हो। अच्छा तो आप ही बता दे, क्या करूं फिर? क्या मैं जाकर चौकीदार, माली या फिर किसी गैर महरम औरत से फ्री हूँ? तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह, मुझे हलाल छोड़कर हराम पर उकसा रही हो। वर्दा, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। मूसा ने मसनूई परेशान चेहरा बनाया, जो कि वर्दा को जलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। मेरी तरफ से तुम जाओ बाढ़ में, मेरी ज्योति को भी परवाह नहीं है। छोड़ो मेरी कलाई। वर्दा ने खींचा तानी शुरू कर दी, लेकिन सब बेसौद। मूसा ने एक छोड़ दूसरी कलाई को भी थाम लिया। वर्दा को मोहब्बत फाश नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह को क्यों ख़राब करने पर तुली हुई नादान लड़की। वर्दा ने मूसा के बदलते तेवर को नज़रअंदाज करते हुए फौरन झुक कर मूसा के हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए। मूसा एकदम से उछला और उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वर्दा ने भाग जाना चाहा, लेकिन वो शायद भूल चुकी थी कि मूसा सिकंदर खान कोई मामूली शख्स नहीं जिसको वो चकमा दे सकेगी। क्योंकि भूल जाती हो कि मैं कौन हूँ। तुम एक नहायत ढीठ और घटिया इंसान हो जिसे ज़बरदस्ती दूसरों के जज्बात से खेलने की आदत है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि मशाला और चस्का है। मतलबी खुदगारद इंसान, मुझे शदीद नफरत है तुमसे। वर्दा ने हकारत से देखते हुए मूसा के दिल को चलने किया। शिद्दत गम से वर्दा की आंखें चलक जाने के को तैयार थी, जिसको मूसा के सामने बार बार रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बस बोल लिया है या बेगम साहिबा ने कुछ और गरज करना है? वर्दा ने बेबस होकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। न चाहते हुए भी मोती टप टप करने लगे। बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए डीट मूसा ने वर्दा को अपनी बाहों में भरा और घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा। वर्दा शदीद गुस्से में उसके सीने पर पूरी कुव्वत के साथ मुक्के बरसा रही थी। मेरी नई नवेली दुल्हनिया क्या खाएंगी? मूसा ने वर्दा को किचन के स्टूल पर बिठाते हुए पूछा। गुस्से में पेचताब काती के गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ा। तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें बताऊंगी। सिर्फ चंद दिनों की बात है, मेरे डैड की वापसी तक मैं इधर हूँ, फिर मैं तुम्हारी ये मनहूस शक्ल भी नहीं देखूंगी। मूसा ने लंबा सांस खारिज किया और बोला, मेरी दुल्हनिया खूबसूरत शक्ल के साथ साथ शीरीन ज़ुबान भी रखती है माशाल्लाह, और मैं अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटला सकता हूँ। लहजा बिल्कुल धीमा और पुरसकून था। वर्दा को तो पाँव में लगी और सर से निकली। गुस्से से लाल बबू का चेहरे से मूसा को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और भाग कर किचन से निकल खड़ी हुई। सरात से बालाई मंजिल की तरफ जीने चढ़ने लगी। अरे बेगम रुको तो सही, मैं तो नाश्ता बनाने वाला था। खाला भी को अचानक जाना पड़ गया है। कुछ देर कबल ही मुझे मतला करके निकली है। उनका नवासा अस्पताल में बीमार पड़ा है। आप अगर खाना पकाने में महारत रखती हैं तो ज़रूर खुद भी खाएं और मुझे भी खिलाएं। मूसा वर्दा के पीछे लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर आ पहुंचा।
वरदा को इस आखिरी कोशिश को भी नाकाम बना दिया, जो अभी खुद को कमरे में बंद करने का मंसूबा तैयार करके आए थे। मूसा ने बर वक्त पहुंचकर दरवाजे को अपने मजबूत हाथों में लेकर खोल लिया। देखो वरदा, इस लड़ाई के बजाय हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? अंकल ने मुझे आपका ख्याल रखने की तंबीह की थी, लिहाजा मैं अपना वादा निभाऊंगा। वरदा, जो नीचे दबी कालून पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, मूसा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामने की कोशिश की, जिसको वरदा ने हकारत से झटक दिया। दूर हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अच्छा चलो प्लीज़ गुस्सा तोड़ दो और आओ नीचे चलकर नाश्ता बनाते और खाते हैं। खाल अभी तो घर पर नहीं है और रात से आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। वरदा ने हंकारा भरकर अपना रुख दीवार की तरफ मोड़ लिया। मजबूर मूसा को वरदा के इस तरह रूठने पर टूट कर प्यार आया। संजीदगी का हौल चढ़ाते हुए धीमे लहजे में बोला, वरदा ये देखो आपका बदला। आपके झुमके ने मेरे तलवे में कब चुप कर रात को ही ले लिया था। अभी भी गाए बगाए दर्द की टैसे उठ रही है, और अगर मजीद बदला लेना दरकार है तो मैं सामने बैठा हूँ, जो करना है कर लो। वरदा ने नफरत भरी नज़र से मूसा का जख्मी पाँव देखा और बोली, इलाज है तुम्हारा, तुम हो ही इस काबिल, बल्कि मैं कहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा लगती तो तुम्हें पता चलता कि तड़प और दर्द क्या चीज़ है। वरदा जमाल मिर्ज़ा मूसा सिकंदर खान ने हर दर्द को महसूस भी किया है और अपने अंदर उतारा भी है। आप अभी नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। मूसा ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, जिसमें मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मूसा ने कभी भी कोई बाजी नफ्स का पुजारी बनकर नहीं खेली है। नफ्स के पुजारी अपने पीछे गैरत के ताबूत दफनाते हैं, जबकि गैरत का नशा मेरी गुट्टी में शामिल है। वही हमारा लूद धीमा लो दीता लहजा और मोहब्बत से लबरेज आंखें वरदा को हिलाकर रख गई। अच्छा मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, फिर दोनों नीचे जाएंगे, बस मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। वरदा पुसर पुसर रोए जा रही थी। ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को इतना लाचार महसूस नहीं किया था जितना आज इस शख्स की हमराही में कर रही थी। जी चाह रहा था भाग जाए कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ इस शख्स का साया भी नजर न आए। उधर ही घंटों में सर्दियाँ न जाने कितनी देर गुजर गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही नफरत की चिंगारी बढ़ गई। अरे वरदा, आप इस वक्त से इधर ही बैठी हो, इधर आओ, शाबाश, सोफे पे बैठो। मूसा ने कमीज के आस्तीनों को मोड़ते हुए मसरूफ अंदाज में बोला, ऐसे बोला जैसे वरदा फौरन ही इसके हुक्म की तामील करेगी। सोचकर हंसी आई, जिसको दबाकर आगे बढ़ा और दो जानों होकर वरदा की दाएं जानिब बैठ गया। देखो वरदा, आप मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और मेरी गैरत हो। मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। आप क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और बस। मैं कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह। ये एक मर्द का वादा है जो अपनी आखिरी सांस तक इसको निभाएगा। आप मेरी शरीक हयात हो, मेरी हमसफ़र हो। अभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ऐसे लड़ाई झगड़ा से बेहतर है समझौता कर लेते हैं, और वो समझौता एक बेहतरीन दोस्ती का भी तो हो सकता है। मूसा ने मुल्तजी निगाहों से वरदा की आंखों में झांका। कुछ तो बोलो प्लीज़ वरदा। मूसा सिकंदर खान अगर हमसफ़र होने का दावा करते हो तो बर्दाश्त करना भी सीखो। हवा में बरहना तीर चलाकर खाली हाथ ही रहोगे। मैं भीड़ में बिछड़ी बच्ची नहीं हूँ जिसको मीठी टापी पकड़ा कर बहला लोगे। वरदा जमाल मिर्ज़ा जीती जागती लड़की है जिसकी आंखों में दूर झोंकना तुम्हारे बस से बाहर है। न मैं मीठी टापियों का शौकीन हूँ और ना ही तीरंदाजी का माहिर और ना ही दूर झोंकने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने तो अपने हमसफ़र को अपनी संगत में अपने दिल का मकीन बनाने के लिए चुना है। हाँ, ये अलग बात है कि नए हमसफ़र को कुछ वक्त लगेगा अपने इस नए मकान को घर बनाने में,
اور وردہ آپ نے ابھی میری برداشت کو جانا ہی کب ہے؟ میں جب تک 0 سے 10 تک نہ پہنچ جاؤں پیچھے ہٹنا تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ چلو اٹھو شاباش، ہاتھ چہرہ دھو لو، آؤ میں تمہیں واش روم تک چھوڑاؤں۔ خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو، ورنہ میں سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ کر اوپر اٹھا لیا۔ جیسی میری بیگم صاحبہ کا حکم، خادم تو حکم کا غلام ہے۔ عاجزانہ انداز اپنائے موسیٰ ایک طرف کو کھسک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس ایک عرض ہے کہ یہ بتا دے ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گی، دیار غیر یا پھر دیسی چلے گا؟ وردہ پاؤں پٹختی دڑ کر کے دروازہ بند کرتی واش روم میں گھس گئی۔ کتنی دیر نل کھول کر اپنے لال ببو کا چہرے کو ٹھنڈے پانی کے چینٹوں سے دھویا۔ شدید بھوک اور شدید غصہ دونوں عروج پر تھے۔ وردہ جمال مرزا بے بس اور مجبور ہو چکی تھی، جس کو موسیٰ سکندر خان کے ساتھ چند دن گزارنا تھے اور واپس لوٹنا تھا۔ پاگلوں کی طرح کتنی دیر نل کھول کر اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ ٹک ٹک کی آواز پر چونکی۔ یقیناً یہی آوارہ مزاج ہے، بالکل جی نہیں چاہتا اس کی شکل بھی دیکھوں۔ موسیٰ نے 3 مرتبہ دستک دے کر اونچی آواز میں مطلع کیا کہ نیچے کچن میں آ جاؤ، میں ناشتہ بنانے جا رہا ہوں۔ آپ نے تو بتایا نہیں ہے، اب میری مرضی کا ناشتہ کرنا پڑے گا۔ وردہ نے فوراً دروازہ کھولا اور بولی، خبردار میں تمہاری مرضی کا نہیں کھاؤں گی۔ جی بیگم صاحبہ، پھر ارشاد فرمائیے، کیا بناؤں؟ بلکہ دونوں ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں آتا بنانا۔ کیا کیا بنا سکتے ہو؟ سب کچھ بنا سکتا ہوں۔ کیوں کہیں باورچی رہ چکے ہو؟ نہیں، لیکن پچھلے 5 سال سے خود ہی بنا رہا ہوں۔ چلو میں دیکھتی ہوں کتنے ماہر ہو۔ موسیٰ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ تھوڑا بہت بولنا تو شروع ہوئی ہے۔ اس ٹیڑھی کیر کے ساتھ نبھا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ کیا کیا ہے ناشتے میں؟ دیسی انڈا پراٹھا کے ساتھ کڑک چائے اور دیار غیر کا جیم ٹوسٹ کے ساتھ ہاٹ چاکلیٹ۔ ایسا کرو مجھے پراٹھا بنا دو۔ اچھا ٹھہرو، مجھے فریج میں آٹا دیکھنے دو۔ آٹے کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ وردہ ایسا کرتا ہوں، جلدی سے بازار سے تازہ پراٹھے لے آتا ہوں، کیونکہ ابھی نیا آٹا گوندنا پڑے گا اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے، تو پھر گھر میں بنانے میں وقت لگ جائے گا اور باہر سے لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ وردہ نے روٹے لہجے میں پوچھا۔ یہی کوئی 40 سے 45 منٹ لگیں گے۔ اتنی دیر؟ گھر جو جنگل میں تعمیر کروایا ہوا ہے، موسیٰ سکندر خان نے وردہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی، جس کو موسیٰ بآسانی سن سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم ابھی مجھے گھر میں سب کچھ بنا کر دو گے؟ کچن میں سٹول پر بیٹھتے ہی وردہ بولی، میں ناشتہ ایک شرط پر کھاؤں گی، اگر تم مجھے